सभी विद्यार्थी अपना अपना जो चैप्टर है कहानी कविता है वो पढ़ ली होगी। अब प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ी हुई कहानी कविता को सुनाएगा। वो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद में एक एक क्वेश्चन सभी पूछेंगे। जो बताएगा उसे एक एक प्रश्न है वो सब पूछेंगे। सबसे पहले कौन सुनाएगा? चलो आप में से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। हेमंत सुना रहा है। हेमंत कह रहा है मैंने पढ़ लिया, तैयार हूँ। ये सुनाने जा रहा है अपनी बात को। यहाँ लाइब्रेरी में क्या पढ़ा है इन्होंने, कौन सी पुस्तक पढ़ी है, ये इसके बारे में बता रहा है। चलो बताइए। जंगल एक अनोखा था। इसके अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम है हप्पू भाई। ध्यान से सुनो भाई। एक दिन हप्पू अपने मित्र के घर गया तो उसने उससे मिठाई खिलाई तो वह बोला वाह कितनी अच्छी है। फिर उसके मन में एक जिज्ञासा सूझी और वह बोला कि मैं भी एक मिठाई की दुकान खोलूंगा। फिर वह दुकान खोलने की तैयारियों में जुट गया। कई दिनों बाद उसने अपनी दुकान बना ली और अगले दिन ही दुकान खोल डाली। फिर सारे के सारे यात्री उसके दुकान के आगे आ गए और कहने लगे कि मेरे को दो, मेरे को दो। फिर दुकान का उद्घाटन हुआ। फिर हप्पू भाई ने कहा कि आज मैं आप सबको फ्री में खिलाता हूँ क्योंकि आज हम सबने इसका उद्घाटन किया है। फिर सभी के सभी इसका उद्घाटन कर एक दूसरे को मुक्का धुकी करने लगे। तो फिर हप्पू भाई बोला कि सब के सब धीरज रखो, सबको मिठाइयाँ मिलेगी। फिर सारे के सारे अपने अपनी लाइन बनाकर खड़े हो गए। कई तो अपना मुंह उतार कर वापस से चले गए क्योंकि उन्हें मिठाई नहीं मिली थी। फिर अगले ही दिन उसकी दुकान खोली ही नहीं गई थी, उससे पहले उसकी दुकान पर भीड़ हो गई। उसने सारों को मिठाइयाँ बांटी और सारी की सारी भरी हुई मिठाइयों से थालियाँ खत्म हो गई। फिर एक दिन शेर डॉक्टर बालूचंद के पास गया और कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है। फिर उसने उसकी जांच की और ऐसे करते करते सारे जंगल में यह बीमारी फैल गई। फिर एक प्रश्न पूछेंगे। किसके मन में दुकान खोलने की जिज्ञासा जगी? सारे सभी का उत्तर देने दे। हप्पू भाई, सारे जंगल के अंदर कौन सी बीमारी फैल गई? पेट दर्द। शेर किसके पास गए? डॉक्टर बालूचंद। जोर से बोलो। चलो विकास बताएगा। पढ़ लिया विकास? क्या है आपके पास? बुद्धिमान है बंदर। अच्छा, बुद्धिमान बंदर आपके काम लिए कितना? हाँ। पढ़ लिया इसको? चलो सुनाइए सबको। एक बार प्रत्येक को एक एक प्रश्न पूछना है इसको। ये सुना रहा है अपनी पढ़ी पुस्तक आज जो पढ़ी है वो, और ये सुनाने के बाद में प्रत्येक ध्यान से सुनेंगे। एक एक प्रश्न बढ़िया प्रश्न पूछेंगे आप। बुद्धिमान बंदर। एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था और उसके साथ उसका मित्र खरगोश भी रहता था। एक दिन खरगोश चलते चलते गड्ढे में गिर गया और वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया और रोने लगा। कुछ समय बाद वहाँ पर बंदर आया और उसने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है और उसमें खरगोश फंसा हुआ है। उसने एक उपाय सोचा। उसने बरगद के पेड़ पर लटक कर अपनी पूंछ उस गड्ढे में लटकाई। उसके बाद खरगोश ने उस पूंछ को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद बंदर ने खरगोश को खींचा और बाहर निकाल दिया। शिक्षा हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गड्ढे में कौन गिर गया? खरगोश। बंदर ने क्या उपाय सोचा? बंदर ने क्या किया? खरगोश को बाहर निकाला। बंदर का मित्र कौन था? खरगोश।
बंदर ने किस प्रकार खरगोश को बाहर निकाला? अपनी पूंछ को गड्ढे में डालकर। गड्ढा कैसा था? गड्ढा कैसा था? गड्ढे के अंदर कौन है? खरगोश। बंदर किस पे लटका? बर्गर के पेड़। गड्ढे के अंदर भीतर कौन होने लगा? खरगोश। खरगोश की कैसे मदद? बारी बारी से और तो कुछ नहीं। दोबारा बोले, एक ही बोले। बुद्धिमान कौन था? बंदर। कहानी का क्या नाम है? बुद्धिमान बंदर। जंगल में कौन रहते थे? बहुत सारे जानवर। खरगोश को किसने बचाया? खरगोश को किसने बचाया? तो और आगे अपनी कहानी दीक्षित सुनाएगा और ध्यान से सुनेंगे। दीक्षित को सभी को एक एक प्रश्न पूछना है बाद में। इसकी कहानी सुनाने के बाद इसने क्या पढ़ा है? याद आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा है। नेहरू जी के बारे में ये बता रहा है, आप इसको बाद में पूछना। चलो बताइए शाबाश बेटे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनकी मृत्यु 22 मई 1964 में हुई। नेहरू जी का एक लेख है, उसमें नेहरू जी ने लिखा है कि अगर कोई नागरिक मुझे याद करे तो इस प्रकार याद करे कि इस व्यक्ति ने विश्व को शांति से रहना सिखाया और जनता के प्रति प्यार जताया, इसीलिए जनता इससे भी मोहब्बत करती थी। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी अपने छोटे थे तब अपने जूते पॉलिश कर रहे थे। तो वो अपने काम में इतने मगन हो गए कि आसपास का उन्हें कुछ इल्म ही नहीं रहा। उनके पिता खड़े खड़े उनको देख रहे थे और खुश हो रहे थे और थोड़ा झिझक रहे थे। उन्होंने कहा, यह क्या, तुम यह काम नौकरों से क्यों नहीं करवा लेते? तब नेहरू जी झिझक कर खड़े हुए और उन्होंने कहा, जब मैं यह काम खुद कर सकता हूँ तो मैं नौकरों से क्यों करूँ? खुद के सवाल का एक और जवाब में एक और तेजस्वी सवाल सुन उनके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। नेहरू जी भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी उनको बहुत मानते थे। वो कहते थे कि अगर राष्ट्र इनके हाथों में सुरक्षित है, यह एक प्रकार के शांति दूत है। इन्होंने भारतीय जनता को कट्टरता सांप्रदायिकता की खाई में गिरने से कई बार बचाया है। वे अपनी अंतिम सांस तक मुस्कुराते रहे। इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की। वे चीन के भयंकर हमले पर भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था गिरने नहीं दी। वे हर पल मुस्कुराते ही रहे। उन्होंने बड़े होकर इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध स्कूल शहरों में पढ़ाई की। वहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जूते पॉलिश करना, खाना बनाना, ऐसा छोटे मोटे काम सिखाए जाते थे। एक बार सजा के तौर पर नेहरू जी को सारे स्कूल के बच्चों के जूते पॉलिश करने पड़े थे। 1904 में घुड़सवारी सीखने के चक्कर में नेहरू जी घोड़े से गिर गए और उनको भयंकर चोट लगी। लेकिन उनके मन में डर नहीं बल्कि और ज्यादा जिज्ञासा हुई घुड़सवारी सीखने की। नेहरू जी ने बालक व्यवस्था में ही पुरानी कथाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये अब लंबा है, चलो ज्ञान प्राप्त पूछे पड़ा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1809। हमारी किताब के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 22 मई। घुड़सवारी करते हुए कौन गिर गई? जवाहरलाल नेहरू।
जूते पॉलिश कौन कर रहा था? घोड़सवारी सीखने की किसकी इच्छा थी? जवाहरलाल नेहरू जी। आपकी तो किताब का एक नाम ही आ रहा क्या है है? तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो शाबाश, बैठ जाइए। आगे चलो। अनुराधा आप बताएगी। अनुराधा आपके पास क्या है आज? क्या पढ़ा है आपने? आपने जो पढ़ा है ख्याति पुलाव। हैं? ख्याति पुलाव। खैली पुलाव। चलो बताओ इसके बारे में क्या है ये। ख्याति पुलाव में पांच कहानी थी जिसमें मैंने मटकी का चित्र पढ़ा। चलो बताओ शाबाश। कीर्तन दरबार में कीर्तन राजा तेनालीराम से पूछा कि उन्होंने तेनालीराम से कहा कि तुम कल से दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। ना तेनालीराम दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने अगले दिन राजा दरबार में आ रहे थे। वे सब एक चुगलखोर ने कहा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तेनालीराम दरबार में पहुंच गए हैं। राजा ने देखा कि तेनालीराम मटके में सिर पर मटका लगाए हुए अजीब हरकतें कर रहा है। वो मटका हाँ मुंह खोटा। मटका मुखौटा है। मटका है। मुखौटा है। मटका सिर पर लगाए हुए और मटके के आस पास बहुत सारे पशु पक्षी भी चित्र थे। राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम पकौड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो तेनालीराम बोले कि महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कौन सा उल्लंघन किया है? आपने कहा था कि दरबार में मुंह मत दिखाना। हे भगवान, कहीं कुम्हार ने मटकी के कहीं सिद्ध तो नहीं रख दिया है कि आपको मुंह दिख रहा है? फिर तेनालीराम की ये बात सुनकर महाराज की हंसी छूट गई। वह बोले कि इस मटकी को उतार दो और अपना स्थान ग्रहण कर लो। राजा राजा कौन सी क्यों है? दरबार से बाहर कौन चले गए? तेनालीराम राजा ने तेनालीराम को क्या कहा? दरबार में अपना मुंह न दिखले। राजा कौन सी क्यों है? तू खड़ी रह, बता पूछो। पूछिए। मटका सिर पे देकर कौन आया? तेनालीराम कौन किससे गुस्सा? कीर्तन राय अपने सेनापति तेनालीराम से गुस्सा कर। तुम्हारी किताब का लेखक कौन है? लिखा हुआ नहीं। राजा तेनालीराम से क्यों गुस्सा था? खिलाओ। किसी बात को तो ठीक है, बंद करिए। क्या होगा? क्या पढ़ा है सुमित, बताइए। जल सेवा ही सच्ची सेवा। जल सेवा ही सच्ची सेवा, इसके बारे में पढ़ा है। ये आपको सुनाएगा। ये क्या पढ़ा है इसके बारे में, सब ध्यान से सुनोगे और फिर एक एक प्रश्न से आप बढ़िया प्रश्न पूछोगे। इसी से संबंधित है। तो पढ़ाइए बेटा, क्या चीज है ये? पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 जल उपलब्ध है और बाकी सब हिस्सा स्थल है। दूसरे शब्दों में बताएं तो लगभग 73% जल है और 29% स्थल है जिस पर हम लोग रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सरकार के अनुसार पृथ्वी की सतह पर लगभग 129.9 करोड़ घन मीटर जल उपलब्ध है और वायुमंडल में लगभग 12,600 घन मीटर जल भाप के रूप में उपलब्ध है। शुद्ध जल के प्रकार हैं। भौतिक गुण। शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता, अर्थात वह रंगहीन होता है, वह उसमें कोई रंग नहीं होता। शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता, अर्थात वह न तो खट्टा होता है, न मीठा होता है, न नमकीन होता है और न ही खारा होता है। शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर भाप के रूप में उड़ जाता है। वेदों में भी शुद्ध जल के बारे में बहुत महत्व दिया गया है। वेदों में कहा गया है कि अगर हम जल बचाएंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।
जीवन सुरक्षित रहेगा। शाबाश। दीक्षित प्रश्न पूछेगा, पूछिए। हम कितने परसेंट घूमने पे? 71%। मीनाक्षी, हाँ, बोलूँगा ना। 32%। हैं? हाँ, 82। हाँ। क्या बोला? 32%। जोर से बोलो। मीनाक्षी पूछेगी। हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है। अनुराधा, कितने सेल्सियस पर जल ठंडा रहता है? 0 डिग्री। शिवानी, प्रश्न पूछिए। कितनी सेल्सियस पर जल भाप बनकर उड़ जाता है? 4 डिग्री पर। हेमंत कुमार, हमारी किताब है जीवन सर्कल समाज। शाबाश। विकास, वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट जल है? दृष्टि, सही नहीं हुआ। दृष्टि, चलो अगला प्रश्न पूछिए। कैसा पानी अच्छा? शुद्ध जल। जल। पानी कैसा पानी अच्छा होता है? पीने योग्य, ऐसे बोलो। कैसा पानी पीने योग्य। चलो सिट डाउन, बैठ जाइए। मीनाक्षी, आपने क्या पढ़ाया? तो पढ़ाइए वहीं से। क्या पढ़ाया बता दीजिए। आज मैंने जो कविता पढ़ी उसका नाम है नीली नदी का सुनहरा पत्थर। शाबाश, बताओ तो। एक पहाड़ था, बहुत सारे पहाड़ थे। उसकी ऊंचाई इतनी लंबी थी कि उसकी चोटी पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती थी और सूर्य की किरणें पड़ती तो वह पिघल जाती थी। सुबह के समय वह बहुत सुंदर दिखाई देता था। उसी पहाड़ के किनारे एक नदी भी थी, वह बहुत सुंदर थी। उसमें बहुत सारी मछलियाँ और काफी पत्थर रहते थे। अगर हम उसको देखें तो उसमें से वह गोल मटोल पत्थर दिखाई देते हैं। उसमें एक सुनहरा नुकीला पत्थर भी है। एक बार जब पानी की लहर उठी तो गोल मटोल पत्थर लुढ़कने लगे। नुकीले पत्थर की भी इच्छा हुई कि मैं भी तभी वह लुढ़कने लगा तो एक बड़ा सा गोल मटोल पत्थर आके उसके भिड़ गया। तभी उसका एक किनारा टूट गया। उसको बहुत पीड़ा हुई। तभी वह एक किनारे पर जाके बैठा और वह बहुत अकेला था। उसने सोचा कि मैं यहाँ कब तक बैठा रहूं। तभी वहाँ एक मछली आई और उसने कहा कि क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तब उसने कहा कि एक बड़े से गोल पत्थर ने मुझे आके टक्कर मार दी, जिससे मेरा एक किनारा टूट गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मछली ने कहा कि आपको इतनी इच्छा भी क्यों थी, आप अपनी जगह बैठे ही रहते। तभी वहां से मछली चली गई। नुकीला पत्थर बहुत दुखी हुआ। फिर वह पानी में चला गया। फिर वहाँ एक सुनहरी मछली आई और उसने उसे देखा तो उसने कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि उस मछली ने उस सुनहरे पत्थर को देखा। उसको देखकर उसे हैरानी हुई कि एक सुनहरा पत्थर हमारी नदी में। उसने उसे चारों तरफ से देखा और उसके किनारे को छूकर देखा। फिर वह वहाँ से चली गई और उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी गोल मटोल आंखें मुझे बहुत सुंदर लगी।
फिर अपनी बड़ाई देखकर नुकीला पत्थर खुश हो गया। सीख हमें हमें खुश रहना चाहिए। पिंकी कुमारी प्रश्न पूछिए इनको। सुनहरे पत्थर कितने थे? एक। सुमित नुकीला पत्थर किससे टकराकर टूट गया? बड़े से गोल मटोल पत्थर से। हेमंत कुमार पहाड़ के किनारे क्या थी? नदी। अनुराधा सुनहरी मछली कहाँ थी? नदी में। नवनीत पहाड़ कैसा था? बहुत ऊंचा। दीक्षित सुनहरे पत्थर को भूलने का मन क्यों किया? तब उसने बड़े गोल मटोल पत्थरों को लुढ़कते देखा, तब उसका भी मन ललचा गया। शाबाश, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हम लोग का ख्याल रखेगी बेटा, एक शब्द लिखने को बारी बारी दिया गया है। क्या लिख दिया? समय, माया, माता, माया ने माता शब्द लिखा है। और मीनाक्षी है, मीनाक्षी लिखती है, देखो क्या लिखती है, मीनाक्षी लिखती है राजस्थान। ये बात अब अपन क्या करना है, समझ आगे एक एक शब्द। अब ये दो शब्द इस पर एक एक आपने शब्द लिखे हैं। ये शब्द 30 के करीब तो होंगे। गाय, श्यामपाठ, पंखा, पैसा, पेन, शिक्षक, विद्यार्थी, श्लोक, अलमारी, शिष्टाचार, सुंदर, चतुर, आविष्कार, बादल, राम, गाड़ी, मन, समय, माता, राजस्थान। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक निबंध, कहानी या ये प्रसंग का रूप देना, निर्माण करना है। तो सभी समूह वाइज 5 समूह हैं। अपने समूह में सभी इसका निर्माण करेंगे और फिर इसका प्रस्तुतिकरण सभी ने शायद कर लिया होगा। तो अपना अपना समूह वाइज ये प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपने कर लिया, आपको दिया था ये बनाने में। इसमें अनुराधा बताओ बेटा, अनुराधा, मिष्टी, अनुराधा, मीनाक्षी, नहीं आरुषि। आज हमारे ग्रुप नंबर 1 ने गाय पर निबंध लिखा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। गाय को राजस्थान में माता के रूप में पूजा जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को श्यामपट पर गाय के बारे में सुंदर श्लोक लिखवा रहा है। गाय के कमरे में पंखा लगा हुआ है। गाय के गोबर के सुंदर उपले बनाकर उन्हें बेचकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। गाय के बछड़े से गाड़ी जोड़कर चांदी अलमारी को मिष्टी के घर पहुंचा रही है। गाय के मूत्र से नई नई औषधियों का आविष्कार किया जा सकता है। गाय का रंग बादल की तरह काला व सफेद होता है। राम के घर में एक गाय है। गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति शिष्टाचारी होता है। गाय का मन शीतल होता है। गाय एक चतुर जानवर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। गाय के ऊपर एक निबंध लिखा है ग्रुप नंबर 1 ने, बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 का नंबर है। ग्रुप में 2 में दीक्षित है, योगेश है, विकास और सुमित। इस ग्रुप की जो क्या ग्रुप बनाया आपने, कौन सा निर्माण किया, कोई घटना है या कहानी, प्रसंग, कोई निबंध किस तरह है, बताइए थोड़ा। आज हमारे ग्रुप में एक निबंध लिखा है जो राजस्थान के बारे में है। राजस्थान पर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान पर निबंध बनाया है। चलो बताइए बेटा, शाबाश। राजस्थान एक राज्य है जो बहुत बड़ा और सुंदर है। इस राज्य में माता पिता को बहुत सम्मान दिया जाता है। इसमें चतुर और ईमानदार लोग रहते हैं। यहाँ समय का बहुत मूल्य है। यहाँ के थार मरुस्थल में बड़े बड़े पंखे लगे हैं जिनसे विद्युत बनती है। यहाँ के लोग शिष्टाचारी हैं। यहाँ पर श्यामपट तो बहुत दूर की बात है, पेन को भी पैर नहीं लगाते क्योंकि यह शिक्षा की चीज है। यहाँ पर बहुत से किसान हैं जो खेती करते हैं और गाय का आदर सम्मान करते हैं। यहाँ पर लोगों का मन बहुत दयालु है। यहाँ पर बहुत विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यालय में
पुस्तकालय होते हैं जिनकी अलमारियों में श्लोकों और कहानियों की किताबें होती हैं। यहाँ पर बहुत वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग प्रकार के आविष्कार करते हैं। यहाँ पर अमीर लोग भी हैं जिनके पास पैसा और गाड़ी है, वो गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ पर हम भगवान राम की प्रार्थना करते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं जिनसे किसान खुश होते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 3 हेमंत कुमार, नवनीत आदित्य, मोहित, इनमें से हेमंत अपनी प्रस्तुति देगा। चारों ने अपना बताओ भाई किस पर क्या निर्माण किया आपने? आज हमने एक निबंध लिखा जिसका नाम हमारा विद्यालय है। हमारे विद्यालय पर, हमारा विद्यालय पर आपने एक निबंध लिखा है। कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है? तो बोर्ड पर लिखे नहीं का किया होगा। हाँ। शाबाश, बहुत अच्छा। सुनाइए बेटा। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। हमारे विद्यालय में बहुत सारी चीजें हैं जैसे श्यामपट्ट, पंखा, पेन, अलमारी, समय बताने के लिए घड़ी इत्यादि। हमारे विद्यालय में शिष्टकारी शिक्षक है। विद्यालय में बहुत चतुर विद्यार्थी है। हमारे विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी नए नए आविष्कार करते हैं। हम सुबह सुबह राम का नाम मन से लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा में बच्चे श्लोक गाते हैं। हमारे विद्यालय में गाय को माता के रूप में माना जाता है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बिना पैसों के निःशुल्क पढ़ाते हैं। विद्यालय में बादल के जैसे आकार की एक घड़ी है। हमारे विद्यालय में शिक्षक गाड़ी एवं मोटरसाइकिल से आते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से सभी ने अलग अलग प्रस्तुति दी। बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है।